दोस्तों आपको वीडियो के टाइटल और थंबनेल से समझ आ ही गया होगा कि ये वीडियो किस बारे में है। आज दोस्तों एक हफ्ते से ज़्यादा हो चुका है इजराइल और गाज़ा के बीच में चल रहे इस युद्ध को, जिसमें अभी तक 5000 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं। और दूसरी तरफ इजराइल अपनी एयरफोर्स का यूज़ करके गाज़ा के ऊपर इतनी हैवी बॉम्बिंग कर रहा है कि जैसे वो गाज़ा को दुनिया के नक्शे से ही ख़त्म कर देंगे। अब वैसे ये जो युद्ध है वो गाज़ा के ऊपर कंट्रोल कर रहे हमास ग्रुप ने 7 अक्टूबर को इजराइल के ऊपर 5000 रॉकेट फायर करके शुरू किया था और ये एक सरप्राइज अटैक किया था उन्होंने इजराइल के ऊपर, जिसके जवाब में अब इजराइल ये सब कर रहा है। इनफैक्ट आज से कुछ दिन पहले इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने ये कहा था कि गाज़ा का जो नॉर्थ पार्ट है, जितने भी लोग वहाँ रहते हैं वो सब उस एरिया को 24 घंटे के अंदर अंदर खाली कर दो, क्योंकि इजराइल की आर्मी वहाँ पे कुछ ना कुछ अब ऐसा करने वाली है जिसको दुनिया देख नहीं पाएगी। तो दोस्तों जानते हैं आज की इस वीडियो में कि इजराइल और हमास के बीच में सब चल क्या रहा है, इस युद्ध की पूरी कहानी क्या है, भला क्यों शुरू हुआ, इजराइल पैलेस्टाइन का भला क्या कॉन्फ्लिक्ट है, आज सब कुछ जानेंगे आज के इस वीडियो में। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना और नीचे दिए गए जॉइन बटन पर क्लिक करके आप मेंबरशिप भी ले सकते हो चैनल की। तो चलिए शुरू करते हैं। אזרחי ישראל, אנחנו במלחמה, לא במבצע, לא בסבבים, במלחמה. The rapidly intensifying conflict between Israel and Palestinian militants roared into a second day Sunday. The new fears the surprise attack could spark an even wider Middle East war. Stunning developments in Israel as Palestinian militants fired thousands of rockets into Israel overnight in a surprise assault by land, sea, and air. The United States stands with Israel. We will not ever fail to have their back. Good morning. Israel is expected to launch a ground invasion of the Gaza Strip in the days ahead. Its military says it's massed 35 battalions in areas close to the border with Gaza. نريد رئيس جمهورية يحمي المقاومة. المقاومة في لبنان ليست بحاجة إلى غطاء. والمقاومة في لبنان ليست दोस्तों भारत से लगभग 3500 किलोमीटर दूर पश्चिम दिशा में ये एक छोटा सा देश है इजराइल। ये है तो छोटा सा, लेकिन ये दुनिया का 8वां सबसे ताकतवर देश है और इनका जो स्पाई नेटवर्क है, इनकी जो इंटेलिजेंस एजेंसी है मोसाद, ये दुनिया की सबसे खतरनाक एजेंसी है। लेकिन इनका ये स्पाई नेटवर्क भी गाज़ा स्ट्रिप से किए गए हमास के द्वारा इस हमले को रोकने में नाकामयाब रहा। अब दोस्तों जो इजराइल देश है ये हमेशा से यहाँ पर नहीं था, तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। ये जो पूरा रीजन है ना दोस्तों, इसको मिडल ईस्ट बोलते हैं। आप यूँ समझ लो कि ये पूरा का पूरा अरबिक लोगों का एरिया है। यहाँ पर जितने भी देश हैं, ईरान, इराक, सीरिया, कुवैत, जॉर्डन, सऊदी अरेबिया, यमन, ओमान, लेबनान, इजिप्ट, यूएई, ये सारे के सारे अरबिक देश हैं। यहाँ पर 99% लोग इस्लाम धर्म को फॉलो करते हैं। लेकिन ये जो छोटा सा एरिया है इजराइल, ये स्पेशली जूइश लोगों के लिए बनाया गया था। और अगर इन सब अरब देशों का अगर बस चले, जिन जिन के मैंने भी नाम लिए हैं, ये मिलकर के आ जाएं और इजराइल के ऊपर इकट्ठा हमला कर दें और इजराइल को नक्शे से मिटा दें, इतनी भारी राइवलरी है इन सब की आपस में। और दोस्तों अगर आप हिस्ट्री देखोगे तो ये कॉन्फ्लिक्ट रिलीजन के आधार पर होता था। ये जो 3 अब्राहमिक रिलीजन्स हैं, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम और जुडाइज्म, लेकिन आज ये जो कॉन्फ्लिक्ट हमास और इजराइल के बीच में मेनली चल रहा है, ये रिलीजन के लिए कम और इकोनॉमी और ट्रेड वाला एंगल इसमें ज़्यादा है। चिंता मत कीजिए, इस वीडियो में सब कुछ समझाऊंगा मैं आपको। तो पहले हम रिलीजन वाला एंगल पकड़ते हैं। देखो 3 धर्मों की कहानी है ये, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम और जुडाइज्म, जहाँ पर अगर हम थोड़ा डेप्थ में अगर जाएं तो इन तीनों रिलीजन्स की आपस में ही नहीं बनती। अब देखो जो मैं आपको यहाँ पर कहानी बताने वाला हूँ ना, वो एक पॉइंट ऑफ व्यू है। जैसे हर धर्म के अंदर अलग अलग लोगों का अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है, किसी का कुछ कहना होता है, किसी का कुछ कहना होता है। वैसे ये जो मैं बता रहा हूँ ये एक पॉइंट ऑफ व्यू है। इंटरनेट पर ज़्यादा इसको मान्यता दी जाती है और लोग भी ज़्यादातर इसी को मान्यता देते हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। मैं यहाँ पर कोई भी बुक वगैरह पढ़ करके नहीं आया हूँ, मैंने जो इंटरनेट पर अवेलेबल है वही आपको मैं बता रहा हूँ। बेसिकली दोस्तों ये तीनों रिलीजन्स एक ही ट्री की 3 ब्रांचेस हैं। बहुत ही शॉर्ट में आपको मैं समझाऊंगा ये। आप लोगों ने एडम और ईव की कहानी तो सुनी होगी, जहाँ पर ये बोला जाता है कि एडम और ईव ये 2 लोग थे जिनको गॉड ने धरती पे भेजा था एज ह्यूमंस, और इन्हीं दोनों से ही हम सब निकल करके आए हैं। हम सब मनुष्य इन दोनों से निकल करके आए हैं। अब इन्हीं एडम और ईव की जब आगे जनरेशन बढ़ती है तो इनके एक बेटे थे अब्राहम, और फिर अब्राहम के भी 2 बेटे थे। एक का नाम था इस्माइल और एक का नाम था आइजैक।
अब इस्माइल के बाद आगे निकल के आते हैं मोहम्मद, जिनको हम प्रॉफिट मोहम्मद के नाम से आज जानते हैं, जिन्होंने इस्लाम धर्म की शुरुआत करी थी। और आइसैक के बेटे थे जैकब। अभी जो जैकब है ना, उनका दूसरा नाम है इज़राइल। जी हाँ, आज जो इज़राइल देश का नाम है वो इन्हीं के नाम के ऊपर रखा हुआ है। और फिर इन्हीं जैकब की फैमिली ट्री में आगे अगर हम देखें तो जीसस आते हैं, जिनको आज हम जीसस क्राइस्ट के नाम से जानते हैं। और इन्होंने ही क्रिश्चियनिटी की शुरुआत करी थी। और ये तीनों ही, क्योंकि ये अब्राहम के वंशज थे, तो इसीलिए इस्लाम, जुडाइज्म और क्रिश्चियनिटी को अब्राहमिक रिलीजन बोला जाता है। लेकिन फिर एक ही वंश के होते हुए इनमें इतनी नफरत कैसे आ गई? अब बोला दोस्तों ऐसा जाता है कि जीसस क्राइस्ट को जिन्होंने क्रूसीफाई किया था वो ज्यूज थे। तो यहाँ पर क्रिश्चियंस और ज्यूज में थोड़ा हेट बढ़ने लगा। और सिमिलरली इस्लाम की दुनिया में हमें ज्यूज़ के लिए थोड़ा एंटीसेमिटिज्म देखने को मिलता है। और ये ज्यूज़ दोस्तों ऐसी कम्युनिटी है जिनको पिछले 1000 से 1500 सालों में सबसे ज़्यादा हेटरेट झेलनी पड़ी है वर्ल्ड कम्युनिटी में। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा इस एरिया के अंदर क्रिश्चियन, ज्यूज़ और मुस्लिम्स की एक इक्वेशन समझ में आ गई होगी। यहाँ पर अब हम थोड़ा सा इकोनॉमी और ट्रेड वाला एंगल देख लेते हैं। और ये वाला एंगल दोस्तों आज का इजराइल और हमास का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसके लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। और इससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि ये जो अटैक हुआ है ये अभी ही क्यों हुआ है, ये बाद में क्यों नहीं हुआ और पहले क्यों नहीं हुआ। अब ये समझने के लिए दोस्तों आपको इजराइल की लोकेशन ढंग से देखनी होगी। मेडिटेरेनियन सी के पूर्व दिशा में है, ये ईस्ट साइड में है और यूरोप के नीचे है। नेचुरल रिसोर्सेज से भरे हुए मिडल ईस्ट के ठीक ऊपर है। रेस्ट ऑफ द एशिया से, ये बाकी का जो एशिया है वहाँ से लैंड के थ्रू ये कनेक्टेड है। और सबसे इम्पॉर्टेंट सुएज कैनाल इनके बिल्कुल पास में है, बिल्कुल नीचे है इनके। तो यहाँ पर आप यूँ समझ लो कि इजराइल की जो लोकेशन है वो एक जंक्शन की तरह है पूरे यूरोप और एशिया के अंदर ट्रेड को करने के लिए। अब अगर किसी को एशिया से यूरोप में ट्रेड करना है तो उसके पास दो रास्ते हैं। मान लीजिए कि एशिया के अंदर भारत को यूरोप से ट्रेड करना है तो उसके लिए दो रास्ते हैं हमारे पास। हम पहला रास्ता तो ये है कि सेंट्रल एशिया से होकर के चले जाएं, या फिर दूसरा ये है कि सुएज कैनाल से होकर के चले जाएं। अब मान लीजिए कि हम सेंट्रल एशिया वाला रास्ता चुनते हैं और यूरोप से ट्रेड करना चाहते हैं, तो वहाँ पर काफ़ी देश आते हैं, क्योंकि ज़मीन के थ्रू जाएंगे तो बहुत सारे देश बीच में आएंगे। और जो भी देश की ज़मीन को हम यूज़ करेंगे लॉजिस्टिक्स के लिए, वो अलग से हमारे से पैसे चार्ज करेगा। और भारत का एग्जांपल मैंने इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पर एशिया के अंदर भारत की मार्केट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यूरोप के लिए। अब अगर ये पहला वाला रास्ता हम चुनेंगे सेंट्रल एशिया वाला, तो यूरोपियंस तो ये नहीं चाहेंगे कि ये लॉजिस्टिक्स में उनका इतना खर्चा हो, वो तो यही चाहेंगे ना कि ट्रांसपोर्टेशन में कम से कम खर्चा हो। तो इसलिए वो समुद्री जहाज़ों के ज़रिए सुएज कैनाल का रास्ता पकड़ते हैं। और यहाँ पर इजराइल ने अपनी काफ़ी सारे पोर्ट्स बना रखे हैं, जैसे हाइफा पोर्ट, तेल अवीव पोर्ट, जहाँ पर सारे शिप्स आकर के रास्ते में रुक जाते हैं। दूसरा सबसे बड़ा कारण है, अगर यूरोप को एनर्जी की सप्लाईज चाहिए मिडल ईस्ट से, जैसे क्रूड ऑयल चाहिए मिडल ईस्ट से, तो उसमें भी ये सुएज कैनाल वाला रास्ता पकड़ा जाता है। और कभी अगर भारत को भी रशिया से क्रूड ऑयल मंगाना है तो उसकी एनर्जी सप्लाई चाहिए हो, तो उसके लिए भी सुएज कैनाल का ही रास्ता अपनाया जाता है। तो दोस्तों आपको अब तक ये तो समझ में आ गया होगा कि जिस देश का कंट्रोल सुएज कैनाल पर रहेगा वो असली विजेता कहलाएगा।